अपने सभी को राधे राधे। और आप लोग अच्छे होंगे। जैसे कि हम लोग पढ़ रहे थे प्राचीन इतिहास, तो प्राचीन इतिहास हम लोग खास करके देख रहे थे। दक्षिण भारत इतिहास हम लोग देख रहे थे। संगम वंश हम लोग पढ़ चुके हैं। संगम वंश में हम लोग देखे थे चेर, चोल और पांड्य देख चुके थे। और उसके बाद हम लोग कुछ मंदिरों के बारे में जानकारी लिए कि मंदिर और उससे संबंधित शैलियां, यानी मंदिर के हम लोग 3 शैली देखे थे। द्रविड़ शैली, नागर शैली और बेसर शैली। इनके बारे में भी हम लोग देख चुके हैं। और आज हम लोग पढ़ेंगे, देखिए वहां संगम युग में भी हम लोग पढ़ते हैं चोल वंश, लेकिन आज जो पढ़ेंगे हम चोल वंश 8वीं सदी का 8वीं सदी का हम लोग चोल वंश चोल साम्राज्य हम लोग देखेंगे। आज हम सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे कि चोल साम्राज्य जो पढ़ते हैं हम लोग, स्रोत क्या है, उसको जो लिखा गया इतिहास उसका स्रोत क्या है, कहां कहां से लिया गया है। इतिहास हम लोग देखते हैं स्रोत में बहुत सारे पुस्तकों के बारे में जानते हैं। कुछ क्या देखते हैं, उत्खनन से संबंधित देखते हैं, जहां खुदाई किया वहां से क्या मिला, उसके साक्ष्य के आधार पर हम लोग इतिहास पढ़ते हैं। चलिए हम लोग देखते हैं चोल साम्राज्य। पहला जो पॉइंट आपका है प्रमुख स्रोत। इसमें देखेंगे प्रमुख स्रोत जो चोल साम्राज्य का है। देखिए एक पुस्तक है इनका, सेकी कल्लर का। सेकी कल्लर की रचना है पेरियम पुराणम। सेकी कल्लर की रचना पेरियम पुराणम से हमें जानकारी मिलता है चोल साम्राज्य के बारे में। चोल साम्राज्य के बारे में जो जानकारी मिलता है, सेकी कल्लर की पुस्तक है एक, यानी दक्षिण भारत में नाम भी ऐसा होता है सेकी कल्लर। इसकी रचना का नाम है पेरियम पुराणम, यहां से भी मिलता है। उसके बाद देखिए कंबन की पुस्तक, कंबन की पुस्तक तमिल रामायण। पूछा क्वेश्चन बहुत फेमस से पूछा जाता है कि तमिल रामायण की रचना किसने किया, तो कंबन को जाता श्रेय इसका। कंबन नामक व्यक्ति ने क्या किया, तमिल रामायण की रचना किया है। इस तमिल रामायण में भी क्या मिलता है, चोल साम्राज्य के बारे में जानकारियां मिलता है। उसके बाद देखिए उत्तर मेरूर अभिलेख। उत्तर मेरूर अभिलेख से चोल साम्राज्य के स्थानीय शासन की जानकारी, स्थानीय जो स्वशासन होता था उसकी जानकारी हमको अभिलेखों से मिला है। उसमें भी किस अभिलेख से, उत्तर मेरूर अभिलेख से। इस अभिलेख में बताया गया है कि चोल साम्राज्य का स्थानीय प्रशासन कैसी थी। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तमिलनाडु में एक स्थल है धवलेश्वर। धवलेश्वर जगह है। धवलेश्वर जगह से सोने का क्या मिला, ढेर मिला है। सोने के सिक्के का, सोने के ढेर नहीं, सोने के सिक्के का ढेर मिला है। और वह जो सोने का सिक्के का ढेर मिला है, वह सोने का सिक्का बताता है कि चोल साम्राज्य के राजाओं ने क्या किया था, उसका अंकन करवाया था, मुद्रण करवाया था, टकसाल में ढलवाया था। ठीक, यहां तक हो गया हम लोगों को चोल साम्राज्य से संबंधित स्रोत, यानी चोल का जो हम लोग इतिहास पढ़ते हैं उसमें कहां कहां से लिया गया है। तो आगे जो जानकारी हम लोग देखेंगे, प्रशासनिक व्यवस्था देखेंगे। चोल साम्राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था कैसी थी। तो अब राजा है तो उसका प्रशासन व्यवस्था कैसा होना चाहिए, वंशानुगत होगा। राजा का बेटा राजा, फिर उसका बेटा राजा, फिर उसका बेटा राजा बनेगा, यानी वंशानुगत शासन था और राजतंत्र मौजूद था। वंशानुगत राजतंत्र यानी राजा का शासन था। और खास बात इस युग में क्या है, चोल साम्राज्य के राजाओं की जो मूर्ति हुआ करती थी, प्रतिमाएं, उसको मंदिरों में स्थापित किया जाता था। आप जब चोल साम्राज्य देखिएगा, चोल साम्राज्य दक्षिण भारत में कुछ ऐसे भी मंदिर है भगवान के साथ साथ राजाओं की मूर्ति को स्थापित किया गया है, जिसमें जानकारी मिलता है। जैसे देखिए कोई भी राजा चोल साम्राज्य मरता था, उस राजा की प्रतिमा को बनाकर मंदिर में स्थापित किया जाता था भगवान के साथ। यह हो गया विशेष बात। पूछा जाता है किस वंश के राजाओं का प्रतिमा मंदिरों में स्थापित किया जाता था, किसका आंसर होगा चोल साम्राज्य। उसमें भी कौन सा चोल, 8वीं सदी का चोल। आप लोग एक मूवी देखे होंगे, PS करके मूवी है ऐश्वर्या राय का, इसमें यही 8वीं सदी का चोल राजाओं के बारे में जानकारी दिया जाता है।
8वीं सदी जो चोल राजा था, बहुत ही प्रतापी राजा हुआ था। उस राजा पर एक मूवी बनी है PS1 करके, उसका नाम भी अजीब है, साउथ का PS1 करके है, पार्ट 1 आया है, पार्ट 2 भी हो सकता आएगा। तो वहां से आप इसके बारे में जानकारी देख सकते हैं, वहां से मूवी से कुछ जानकारी समझ सकते हैं। आगे हम लोग बढ़ेंगे आधिकारिक शासन। आधिकारिक जो तंत्र था वो तंत्र कैसा था, जैसे हम लोग देखते हैं अभी भी पुलिस तंत्र में क्या था, एक बहुत बड़े लेवल का अधिकारी होता है, एक छोटे लेवल का अधिकारी होता है। उसी तरीके से चोल साम्राज्य में भी इसी तरह की व्यवस्था था। पेरू पेरुनंदनम 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 जो था उच्च अधिकारी, जो सबसे अधिकारी जो ऊंचे पद पर बैठता था उसको बोला जाता था पेरुनंदनम। उसका देखें सिरुनंदनम, जो निम्न स्तर का अधिकारी था, नीचे वाला, सबसे जो निचले पैदान पर अधिकारी हुआ करते थे उसको बोला जाता था सिरुनंदनम, सिरुनंदम, ठीक ना। इस तरीके से हम लोग अधिकारी शासन, आधिकारिक तंत्र देख लिए, अधिकारी किस तरह के होते थे, एक उच्च श्रेणी के अधिकारी, एक निम्न श्रेणी के अधिकारी। और उच्च श्रेणी अधिकारी के लिए हम लोग पेरुनंदनम का प्रयोग किया जाता था, और निम्न श्रेणी का जो अधिकारी हुआ उनके लिए सिरुनंदम नामक शब्द का प्रयोग किया जाता था। देख ले, अब देखेंगे प्रशासनिक इकाई, उसका जो प्रशासन था, जैसे देखें हम लोग अभी पढ़ते हैं पंचायती राज व्यवस्था जो 3 स्तर का है ना, ग्राम लेवल का, पंचायत लेवल का और ब्लॉक लेवल का, उसी तरीके से हम लोग इसमें भी क्या प्रशासन का बंटवारा हुआ था, प्रत्येक लेयर बाय लेयर करके सीढ़ी के तरह से। तो पहला देखिए मंडलम है, बैठो आ जाएगी दीदी बैठो। मंडलम है पहला, तो प्रांत को मंडलम कहा जाता था, प्रांत को मंडलम कहा जाता था। उसका देखिए वलनाडु है, मलनाडु मतलब कोट्टायम होता था, कोट्टायम जो प्रशासन की व्यवस्था थी उसको बोला जाता था वलनाडु, ठीक। उसका देखिए नाडु है, उससे थोड़ा और लेवल नीचे जाइएगा जिला बनेगा, जिला को कहा जाता था नाडु, यानी स्थानीय स्वायत्त शासन था। यहाँ जिला में स्थानीय स्वायत्त शासन था। जिस तरीके से देखिए अभी देश में भी, हमारे देश में भी क्या शासन का अलग अलग लेवल है, केंद्र लेवल पे प्रधानमंत्री मोदी जी, और राज्य लेवल फिर आइए मुख्यमंत्री, फिर और नीचे आइए पर जिला लेवल पे, फिर ब्लॉक लेवल पे, फिर पंचायत लेवल पे, फिर ग्राम लेवल पे। इस तरह से क्या है शासन व्यवस्था बंटवारा किया गया है। तो चोल साम्राज्य के भी राजा क्या किए, अपने शासन का बंटवारा कर चुके थे। उसके बाद देखिए जिला से और नीचे जैसे स्तर पहुंचे कुर्रम, कुर्रम ये स्थानीय स्वायत्त शासन था, स्थानीय लोग जो शासन करते थे उसको स्थानीय स्वायत्त शासन कहा जाता था। उसके लिए कुर्रम शब्द का प्रयोग किया गया है। उसका देखिए उर है, उर ग्राम को कहा जाता, उर ग्राम को कहा जाता। ये आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया। ये भी आया है, पूछा जाता है चोल साम्राज्य में ग्राम को क्या कहा जाता था, चोल साम्राज्य में ग्राम को क्या कहा जाता था। तो ग्राम शब्द के लिए उर शब्द का प्रयोग किया गया है। उसके बाद लास्ट जो है नगरम, लास्ट आपका नगरम, नगरम जो था व्यापारियों की सभा, व्यापारियों की जो सभा होता था उसी को नगरम कहा जाता था। यानी वहां एक जगह व्यापारी क्या करते थे, बैठते थे और वहीं से सारा व्यापार किया करते थे। इस तरह के लिए नगरम का शब्द का प्रयोग किया गया है। आज हम लोग देखें चोल साम्राज्य में स्रोत देखे, प्रशासनिक व्यवस्था देखे, अधिकारी शासन देखे, उसके बाद प्रशासनिक इकाई को देखे। आगे जो हम लोग नेक्स्ट क्लास होगा उसमें हम लोग सिर्फ देखेंगे अब राजाओं के बारे में देखेंगे। इसमें बहुत सारे राजा हुए, उन राजाओं के बारे में जानकारी हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। चलिए आप लोग नोट कर लीजिए।